फिर अपने को पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं बेटा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का जो बेटा परिभाषा जो होता है, परिभाषा तो ऐसा होता है, जो ओल्ड डेफिनेशन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतु या पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये तो है बेटा ओल्ड डेफिनेशन। और इसका न्यू परिभाषा क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो मैं आपको दोनों दोनों परिभाषा लिख देता हूं बेटा। पहला परिभाषा क्या है, पहला परिभाषा ऐसा होगा बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु व पादपों के बारे में, पादपों के बारे में अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये तो है बेटा ओल्ड डेफिनेशन। जो आपके बुक में होगा बेटा, बुक में जो परिभाषा दे रखा है, बुक में तो ऐसा परिभाषा गिवन है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक व उसके व्युत्पन्न का, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन कौन सा में बेटा मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा, उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं।
अब बेटा देखो, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होंगे? ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, उनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। जैसे CH4, ये बेटा आपका क्या है? कार्बन और H से मिलके बना है। इसका आप नाम जानते हो, इसको क्या बोलते हो? मीथेन। ये तो हो गया बेटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब इसका व्युत्पन्न क्या हो गया बेटा? व्युत्पन्न ये होगा कि CH4 से अगर आप एक H बाहर निकाल के अगर बेटा यहाँ पर Cl लगा दो, जैसे आप Cl लगाते हो तो ये आपका क्या बनेगा बेटा? अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर मान लो बेटा आप यहाँ पर OH लगाते हो, तब क्या बन जाएगा? CH3OH, एल्कोहल। तो बेटा ये आपका जो एल्कोहल है वो क्या है? CH4 का व्युत्पन्न है। CH4 में से एक H बाहर निकाला, उसके स्थान पे क्या लगा दिया? OH। CH3Cl को आप क्या बोलते हो? मिथाइल क्लोराइड। CH3OH को आप क्या बोलोगे? मिथाइल एल्कोहल। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएगा बेटा? व्युत्पन्न। ये वाला जो परिभाषा है बेटा नीचे वाला, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये वाला परिभाषा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ऊपर वाला है बेटा, ये आपका ओल्ड डेफिनेशन है, पुराना वाला परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु या पादपों के बारे में अध्ययन किया जाए। जीव जंतु या पादप ये क्या होते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर जीव होता है। आपने पढ़ा है सजीव और निर्जीव, एक तरह से सजीव बोल सकते हो। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बेटा आना चाहिए कार्बन के बारे में। तो आपका जो कार्बन है ना बेटा, इसको बोलते हैं बेटा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो बेटा कितना होता है? 4। कि कार्बन की 4 संयोजकता क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो बेटा एक चीज देखना, कोई भी आपका तत्व होता है, एलिमेंट होता है, तो उसको आप ऐसे प्रदर्शित करते हो जेड एक्सिस से। जेड उसका क्या होता है बेटा? वहां पर परमाणु क्रमांक होता है। जेड क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक। और ए जो होता है बेटा, ये होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार। जो बेटा जेड होगा ना, जेड बराबर होता है बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी बेटा जेड के बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है बेटा? धनात्मक आवेश होता है। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं कार्बन। कार्बन का होता है बेटा परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार होता है 12। अगर बेटा आप देखोगे इसका जेड कितना हो गया? 6। इसके पास क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बेटा? 6। फिर बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा मैं आपको 30 तक लिख देता हूँ। जिनका परमाणु क्रमांक 30 तक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा ऐसे कुछ होगा, देखना। 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको लिखा हुआ है ना 1 2, ये आपको जो लिखा है बेटा 1, जो रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, 2 3, इसको बोलते हैं बेटा सेल, मीन्स कोर्स। ये आपका होता है सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कोर्स। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, 1 फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बेटा। और यहाँ पर जो आपका ये है बेटा एस, ये आपका होता है सेल से छोटा, जिसको बोलते हैं बेटा सब सेल। सबसे बड़ा क्या होता है सेल, उससे छोटा क्या होता है बेटा सब सेल। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, और बेटा एफ सब सेल। सबसे बड़ा होता है सेल, सेल से छोटा होता है सब सेल। एस सब सेल के अंदर बेटा केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है, तो वन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को बोलते हैं बेटा कक्षक। मैं इसका परिभाषा भी आपको बताऊंगा। कक्षक क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, और नियर कितना होना चाहिए बेटा, लगभग 90 से 95% के आसपास। तो एस सब सेल के अंदर एक कक्षक होता है, पी सब सेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होता है, 3 कक्षक होता है। कौन कौन सा होगा वो डिस्कस करेंगे। डी के अंदर बेटा टोटल 5 होता है, और एफ के अंदर बेटा कितना होता है 7। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा क्या होता है सेल, सेल से छोटा सब सेल, सब सेल से छोटा क्या होता है बेटा ऑर्बिटल, जिसको आप क्या बोलते हो कक्षक। कक्षक क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। आप बोलो तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ ऑर्बिटल का, कक्षक का। नाभिक के चारों तरफ नाभिक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना संभावना अधिकतम हो। और बेटा लगभग कितना होता है, 90 से लेके 95% के आसपास। अब बेटा आपको पता होना चाहिए जो आपका एस ऑर्बिटल होता है,
एस कक्षक होता है, इसका जो बेटा शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है, एस ऑर्बिटल का जो आकृति होता है बेटा वो होता है गोलाकार, स्फेरिकल। तो ये कैसे होगा बेटा, आप ऐसा बना सकते हो, एस ऑर्बिटल आपका क्या होगा, गोलाकार ऐसे। अब ये आप जानते हो बेटा, जो आपका स्फीयर जो होता है, स्फीयर का आपका क्या होता है बेटा, 3D में होता है। उसके अंदर एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। सर्किल आपने पढ़ा होगा, वृत्त जो होता है बेटा वो 2D में होता है, उसके अंदर केवल या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या एक्स जेड होगा। इसके अंदर बेटा तीनों एक्सिस होंगे, स्फीयर होगा तो एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो मैंने आपको बोला है कि एस सब सेल के अंदर बेटा क्या होता है, केवल एक एस और ऑर्बिटल होता है और उसका शेप कैसा होता है बेटा, गोलाकार। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर बेटा बात करते हैं पी ऑर्बिटल। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है बेटा। इनकी आकृति आपको थोड़ा पता होना चाहिए बेटा। ये होता है बेटा डंबल शेप। डंबल देखा बेटा, जो जिम वगैरह करते हैं डंबल टाइप में, डंबल शेप होता है। कैसा बेटा देखना, अगर मान लो मैं आपको तीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा पी एक्स। पी एक्स ऑर्बिटल जो होगा बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस कंसिडर कर रहा हूं, तो जो पी एक्स एक्सिस होगा, पी एक्स ऑर्बिटल बेटा आपका ऐसा बनेगा डंबल टाइप में। इनको बोलते हैं बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं इनको बोलते हैं लोब, LOB। ये आपको पता होना चाहिए, इसको इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोब। और बेटा जहां पर दो लोब आके मिलते हैं, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नॉड। हिंदी में भी इसको नॉड ही बोलते हैं। नॉड एक ऐसा बिंदु होता है बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होता है, 0 होता है। अगर आपको नॉड का परिभाषा लिखूं मैं, तो नॉड आपको मिलेगा कहां पे बेटा, जहां पर दो लोब आके मिलेगा। एक बेटा राइट में लोब है, एक लेफ्ट में लोब है, और जहां पर दो लोब आके मिलता है उसको क्या बोलते हो आप, नॉड। ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो ये बेटा आपका जो पीएक्स होगा वो डंबल शेप होगा, जिसमें आप ऐसे याद कर सकते हो कि लोब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अगर बेटा मैं पीवाई के बारे में बात करूं, पीवाई ऑर्बिटल, इसमें बेटा जो आपके लोब होंगे वो क्या होंगे, वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। अगर ये एक्स है, ये बेटा वाई कंसिडर कर रहे हो, और जो लोब होंगे बेटा क्या होंगे, वाई एक्सिस के अलोंग होंगे ऐसे। यहाँ भी आपका भी एक नॉड होगा बेटा, और नॉड कौन सा होगा, ये वाला होगा।
अगर बेटा मैं पीजेड के बारे में बात करूं, इसमें जो लोब होंगे वो होंगे बेटा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ये तो आप जानते हो पी एक्स पी वाई, वो डिस्कस कर लिया। ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये मान लो बेटा मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड ये तो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। पी जेड के अंदर जो बेटा लोब होंगे वो क्या होंगे, जेड एक्सिस के अलाउंग होंगे। अब एक चीज और बेटा, इन लोब के अंदर जो राइट हैंड साइड में होगा बेटा नॉर्थ से, इसके अंदर होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा बेटा नेगेटिव। ऐसे ही बेटा ऊपर यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव, और ऐसे बेटा सेम यहाँ पे होगा पॉजिटिव और नीचे होगा नेगेटिव। आप बताओगे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव क्या ये आवेश है क्या? कौन बताएगा बेटा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है? पॉजिटिव नेगेटिव किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको लिखा हूं, क्या ये आवेश को प्रदर्शित कर रहा है क्या? नहीं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ये आवेश को प्रदर्शित नहीं कर रहा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बेटा वेव फंक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। ये आवेश नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं, यह है आवेश नहीं है। नहीं तो बेटा आवेश होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण। यह आवेश नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वेव होता है बेटा आपका, वो बेटा आपका ऐसे चलता है। ऐसा डायग्राम आपने कहीं देखा होगा, कोई भी वेव होता है बेटा ऐसे चलता है आपका। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये पॉजिटिव बेटा ये वाला पोर्शन है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं आयाम। ये बेटा नेगेटिव ये वाला पोर्शन है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश नहीं है, ये वेव फंक्शन को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव वेव आपस में मिलकर एक नया वेव बनाता है, जिसको बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव, सतत, संपोषी। और पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मिलेगा तो बेटा उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। एक आपको इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद फिर बात करते हैं बेटा डी सब सेल के बारे में। डी सब सेल के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए बेटा, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होता है। इसके पास कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल। मैंने आपको बता दिया, नाभिक के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। 5 कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है बेटा डी एक्स जेड। ये जो तीन होते हैं ना बेटा, इन तीनों का शेप होता है डबल डम्बल। टी का शेप होता है बेटा डम्बल, इसका क्या होता है, डबल डम्बल। देखना बेटा, मैं इन तीनों का एक ही डायग्राम बना देता हूँ ऐसे।
अगर मान लो आपको एक्स वाई की संरचना बनाना है तो यहाँ पर एक्स लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना बेटा, वाई, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई में जो आपके लोग होंगे वो क्या होते हैं बेटा, बिटवीन एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं ऐसे। अगर ये तो डी एक्स वाई का संरचना हो जाएगा, डी वाई जेड लिखोगे तो बेटा यहाँ पर वाई लिख देना, एक जेड लिख देना, और एक्स जेड लिखोगे तो यहाँ पर एक्स लिख देना, यहाँ पर जेड लिख देना। यहाँ भी बेटा अपर लोब में क्या होगा, पॉजिटिव वेव फंक्शन, और नीचे वाले में नेगेटिव वेव फंक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर बेटा नेगेटिव वेव फंक्शन। फिर बेटा बात करते हैं किसका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। फोर्थ ऑर्बिटल जो आपका होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका शेप कैसे होता है बेटा, देखना। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक्स वाले को आप वाई के कंपेयर में थोड़ा बड़ा बनाना, ये एक्स, और वाई जो होगा बेटा आपका ऐसा होगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन, यहाँ पे बेटा आपका नेगेटिव वेव फंक्शन, और बेटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वेव फंक्शन ऊपर, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव वेव फंक्शन। फिर बेटा बात करते हैं डी जेड स्क्वायर का, लास्ट वाला। डी जेड स्क्वायर का शेप कैसे होगा बेटा, अगर मैं इसको जेड एक्सिस कंसीडर करता हूं तो लोग क्या होंगे बेटा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होंगे ऐसे। और एक वलय होता है बेटा, एक रिंग होता है, वो रिंग कहाँ होता है, एक्स वाई तल में ऐसे। लोग होते हैं बेटा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और वलय कहाँ होता है, एक्स वाई तल में। और दोनों लोग में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन होता है बेटा वलय के अंदर। और ये वलय का आपका कहाँ पे होगा, एक्स वाई तल में। एक आपको ये पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट था बेटा आपका कौन सा, एफ सब सेल। इसके बारे में बेटा एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है कि एफ सब सेल के अंदर 7 कक्षक होते हैं, और उनका आकृति लीफ टाइप होता है, पत्ती के आकार का होता है। इसके अलावा अभी तक अपने कोर्स में बेटा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, एफ सब सेल के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए, एफ सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होता है, तो इनका जो आकृति होता है वो बेटा क्या होता है, लीफ टाइप। लीफ टाइप मीन्स पत्ती के आकार का, जैसे आपका पत्ती होता है। इतना लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। और एक चीज और बेटा, आपका कोई भी कक्षक हो, किसी भी कक्षक में अधिकतम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये भी मैं आपको नोट डाल के लिख देता हूँ। कोई भी कक्षक हो बेटा, किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप ऐसे याद रखना। अब बेटा अगर मैं बात करूं एस सब सेल का, एस सब सेल के पास क्या होता है, एक कक्षक होता है, इसके पास बेटा दो इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बेटा बात करूं पी सब सेल के बारे में, पी सब सेल के पास तीन ऑर्बिटल होता है बेटा, अभी डिस्कस किया है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो एक कक्षक में बेटा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। ये आपका पी एक्स मान लो, ये पी वाई, ये पी जेड। इसके अंदर बेटा दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो अगर आपको बोले कि पी सब सेल के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, तो आप क्या बोलोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा जो डी सब सेल है, डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होता है बेटा। एक, दो, तीन, चार और 5। पहला वाला आपको होगा बेटा, मानो डी एक्स वाई, इसको डी एक्स वाई कंसिडर कर लो। दूसरा वाला बेटा डी वाई जेड, तीसरा वाला डी एक्स जेड, चौथा वाला डी जेड स्क्वायर, पांचवा वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होता है बेटा। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। तो अब आपको बोले कि डी सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा आप डी कक्षक में बेटा कभी भी फिल नहीं कर सकते हो। फिर बेटा बात करते हैं किसका, एफ सब सेल के बारे में। तो एफ सब सेल के बारे में अभी ओनली बेटा इतना पता है कि इसके पास 7 कक्षक होता है और उनका जो आकृति होता है वो होता है बेटा लीफ टाइप, पत्ती के आकार का। तो एक कक्षक में बेटा कितना आता है, दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप ऐसे 7 बना देना। और 7 आपका बारे में बेटा कुछ नहीं पता है कि 7 कौन कौन सा होगा, जैसे डी में 5 के बारे में पता है ना, ऐसे 7 के बारे में ये भी नहीं पता है कि 7 कौन कौन सा है। तो ये बेटा आपका 7 होगा। तो एक, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो इतना तो आप याद रख सकते हो बेटा कि एफ सब सेल के अंदर अगर आपको बोले कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। एस सब सेल के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है। अब आप बेटा यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ना, आप चेक कर लो, जहां भी एस है बेटा उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये 2 6 2 6, तो बेटा ये तो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर एस के अंदर बेटा देखो ना बेटा, दो इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर मैंने अधिकतम 6 लिखा होगा, डी के अंदर अधिकतम 10 लिखा होगा। क्या अब आपको क्लियर हुआ कि एस के अंदर सर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, पी के अंदर अधिकतम सर ने 6 क्यों लिखा है, और डी के अंदर अधिकतम सर ने 10 क्यों लिखा है, क्योंकि एस सब सेल के अंदर केवल एक ही कक्षक होता है। और बेटा किसी भी कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आता है, दो। पी सब सेल के अंदर 3 कक्षक होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, डम्बल शेप होता है। और बेटा
डी सब शेल के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 × 2 6। और डी सब शेल के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल होता है और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 5 में कितने हो जाएंगे बेटा? 10। यहाँ पे बात समझ में आता है बेटा? अब हम बात करें बेटा जो कार्बन की जो संयोजकता, वैलेंसी आपने पढ़ा होगा, ये हम बेटा डिस्कस करते हैं। कार्बन की संयोजकता, कि कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है। तो बेटा संयोजकता का परिभाषा आपने पढ़ा होगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे आप किसी का भी संयोजकता बता सकते हो, जैसे बेटा मान लो कार्बन है, तो ये आपको मैंने बताया था ना, एन जो होता है बेटा, सेल आपका स्टार्ट होता है बेटा, कोर्स स्टार्ट होता है के सेल, सबसे फर्स्ट होता है के सेल। के लिए एन का वैल्यू होता है बेटा 1। उसके बाद एल सेल, इसके लिए एन का वैल्यू होता है बेटा 2। एम सेल, इसके लिए एन का वैल्यू होता है बेटा 3। एन सेल कैपिटल, इसके लिए एन का वैल्यू होता है 4। ओ सेल, इसके लिए बेटा 5। ऐसे ही आप इसको आगे चलते रहना बेटा, ये भी आपका एन का वैल्यू भी आगे चलता रहेगा। जब आपका जेड आ जाएगा तो जेड के बाद भी बेटा आप आगे जा सकते हो, Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे। अब बेटा अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो अब आप बता दोगे, जैसे कार्बन ये है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख के बताओ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन कहां तक हो जाएगा? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये वाला। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया बेटा? 4। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? कुल आपको भरने बेटा 6। 2 आएंगे। 2 आएंगे बेटा, सबको समझ में आ रहा है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2s2 2p2 2p2। अब बेटा मैंने आपको ये बोला, ऊपर तो ये क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो आपका है बेटा 1 2, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? फोर्स को। तो बेटा ये तो 1 है और 2 2, ये आपका कॉमन है। तो फर्स्ट वाला तो आपका क्या होगा बेटा? के। तो ये आपका क्या होगा? एल कोर्स। तो एल कोर्स में कुल कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? ऊपर काउंट करो तो 4 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी बेटा? 4। अब समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। कार्बन की संयोजकता बेटा 4 होगा। कार्बन कभी भी 4 से अधिक बंध नहीं बना सकता है, किसी भी कंडीशन पर नहीं बना सकता। जैसे आपको दूसरा आइटम बताओ, जैसे मान लो बेटा बोरॉन है, बोरॉन जानते हो? हाँ सर। परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरॉन का होता है बेटा कितना? 5। 5। इसका परमाणु क्रमांक होगा 5। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? 1s2 1s2 2s2
2s2 P में Two कितने P1. इलेक्ट्रॉन? P1 P1। तो बेटा ये आपका क्या भागतम कोष यही है L कोष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3. 3 तो बोरॉन का संयोजकता कितना होगा बेटा? 3. ऐसे हम संयोजकता निकालते हैं। भागतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या बोलते हैं बेटा? संयोजकता। जैसे और आपको एग्जांपल दूं, सोडियम आपने नाम सुना है? सोडियम तो बेटा हाँ सर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा बेटा? 11। 11 तो आप 11 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1s2 2s2 2s2. 2s2 2p6. 2p6 2p6 3s1। 3s1. 3s1 अब बेटा सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है? ये तो आपका हो गया K कोष, ये आपका हो गया L कोष, ये आपका क्या हो गया? M कोष। M M. M कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1. 1 तो सोडियम की संयोजकता कितना होगा? 1 1. इसलिए बेटा आपने देखा होगा NaCl बनता है, NaBr बनता है, NaOH बनता है। सोडियम अधिकतम बेटा एक बंध बना सकता है, एक से ज्यादा बंध नहीं बना सकता। क्या संयोजकता के बारे में आपको कुछ क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर सर ये आने वाला समझ में नहीं आया. सोडियम जो होता है ना बेटा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है बेटा 11। परमाणु क्रमांक 11 होगा तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपको मैंने आपको लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप यहाँ पे बेटा काउंट करो 11 क्या कहाँ तक होगा? यहाँ तक कितने हो गए बेटा? 2 2 4 और 10. 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस हाँ 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे आप? केवल एक। हाँ 11 हो जाएगा। हाँ ये बात समझ में आता है? तो ये बेटा हाँ. मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, देखो तो। अब मैं आता हूँ अपने पेज के ऊपर। 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक तो बेटा 10 हो गया। तो 1 हाँ. किसके लिए होता है? K के लिए। और 2 किसके लिए होता है बेटा? L सेल के लिए। और 3 किसके लिए होता है? M। तो भागतम कोष कौन सा है बेटा? 3 वाला। ये भागतम कोष है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1. इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। अगर हाँ. मैग्नीशियम की बात करोगे ना, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 12। तो 12. 3s2 हाँ. तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? क्या 2. 2 हो जाएगा। हाँ. अगर एल्यूमिनियम की और एग्जांपल दूं क्या संयोजकता के ऊपर? एक दो। हाँ सर. जैसे मान लो बेटा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन आप फिल करो। 1s2 2s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। 2p6 2p6. 3s2 3s2। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है बेटा? 3s। यही है सबसे बाहर का सेल। इसमें हाँ. कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 2. मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 2। और बेटा एक और मान लो एक एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम 13 नंबर 13 नंबर। तो आप 13 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1s2 2s2. 2s2 2p6 3s2 4s1 नहीं 3s2 3s 3p1. 3p1 उसके बाद यहाँ पे देख लो आप एक बार। 3s के बाद क्या आ रहा है बेटा? 3p। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा? 1 एक। तो अब यहाँ पर 3 बेटा जो कॉमन है, ये आपका 3 कॉमन है। पहला वाला K सेल, दूसरा वाला L सेल, ये आपका क्या होगा? M। M सेल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 3. तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? 3 3. तो आपने सुना होगा AlCl3 बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम बेटा अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 3 बंद 3 से अधिक बंध बना नहीं सकता। क्या बात समझ में आया बेटा संयोजकता वाला कंसेप्ट? हाँ हाँ, सर हाँ सर